न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच आपकी ताकत। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इमारत में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। रोबोट की भी मदद ली जा रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके में आग लग गई है। इस वक्त की हम खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद है। इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही रोबोट की भी मदद ली जा रही है। यह हादसा मुंबई के बांद्रा इलाके में पेश आया है। नाज़रीन, आपको बता दें, मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही रोबोट की भी मदद ली जा रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके में ये वारदात पेश आई है। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत है जहां पर आग लगी है और इस वक्त राहत बचाव का काम जारी है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है वहां पर और लोगों को महफूज बाहर निकाला जा रहा है। बांद्रा की ये तस्वीरें हैं जहां पर टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई। बराह रास्त आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं मुंबई के बांद्रा से, जहां पर टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई। 4 माला 5 माला 3 माला फायर ब्रिगेड वाले ने बड़ी गाड़ी लाके सबको निकाला। 4 3 4 गाड़ी तो सबको निकाला। उसके बाद पानी हम लोग पीछे गए, पीछे पड़ गई थी। पीछे भी आग लगी। हम लोगों ने पानी मारे अभी भी आग लगी हुई है। आप अंदर जब आग लगी तो अंदर बचाने गए थे लोगों को? बचाने गए थे। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? तकरीबन 6-7 लोग हैं जिनको निकाले। कितने फ्लोर से आपने? कितने लोग? 4 फ्लोर से, 3 फ्लोर से 2 फ्लोर। तो आप दोनों चौथे फ्लोर पर गए और पूरा धुआं था, कुछ दिख रहा नहीं था। हाँ, पूरा धुआं था। पब्लिक अभी भी है अंदर? अभी भी है, थोड़े बहुत है। तो आप अंदर गए तो आपको डर नहीं लगा कि आप आग में किस तरह जा रहे हैं? नहीं, डरने का क्या, आदमी की जान है, इसको बचाना जरूरी है। आप क्या काम करते हैं आप? और यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। और यहाँ पे किस तरह? हमारा घर है भाई, इधर लोग घर इधर ही है बाजू में। लेकिन आप लोग ड्यूटी पे थे क्या? हाँ, ड्यूटी पे था, मालूम पड़ा आ गए। आप बताओ, आपका नाम बताना। इशरार भाई, जब आग लगी तो आपने क्या किया और किस तरह लोगों को बचाया? जब आग लगी हमने हेल्प किया पब्लिक के बीच में खड़े के फायर ब्रिगेड वाले हैं उनको पाइप देना काम है, हमारा पाइप पकड़ना काम है, सीढ़ी पकड़ना काम है। तो सीढ़ी पकड़ी हमने, पाइप मारे, पाइप पकड़े थे नीचे से, ऊपर पब्लिक चढ़ के खड़ी थी, पाइप पकड़ के उसके साथ पब्लिक ज़्यादा लग रही थी। प्रेशर के साथ पब्लिक लगती है, प्रेशर को ज़्यादा था, पब्लिक लगी थी। हम नीचे खड़े थे, उन लोग ऊपर ऊपर सीढ़ी पर चढ़े थे, सीढ़ी से पकड़ के आग मार आग पानी मार। और आप लोग अंदर भी गए थे? आप भी इशरार अबरार भाई के साथ? नहीं, हमारे अंदर जाने की कोशिश। और अब बात चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया गया है। उस पर हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की नजरें भी टिकी हुई थी। आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद पूरे मुल्क के साथ इसरो में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इस मिशन को कामयाब होने में करीब 50 दिन लगेंगे। चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 2 उतरेगा उस हिस्से के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। It is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after that a serious technical snag we had and we fixed that technical snag, now ISRO bounced back with flying colors.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसरो को चंद्रयान 2 की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि चंद्रयान की कामयाब लॉन्चिंग पर पूरे मुल्क को फख्र है। सदर जमहूरिया समेत और भी कई लीडरों ने इस मौके पर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 हफ्तों में अपना फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के हवाले की जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया है, जबकि मरकजी हुकूमत और सेंट्रल पुलिस ने अर्जी की मुखालफत की है। दिल्ली में बारिश होने से शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है और लोग मौसम के लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। बारिश की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है और कई जगह सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी लीडर ने वंदे मातरम को मुल्क का कौमी तराना बनाने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि जनगण मन और वंदे मातरम को फरोग दिया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में जनगण मन और वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर एक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, आपने क्या फिलहाल अपना जो जनहित याचिका है वो हाई कोर्ट में दाखिल की? देखिए, हमने हाई कोर्ट में जो अपनी जनहित याचिका दाखिल किया उसमें हमारी 3 मांग है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए, सरकार एक पॉलिसी बनाए कि वंदे मातरम कैसे गाया जाएगा, कितनी देर में गाया जाएगा, उसकी म्यूज़िक क्या होगी, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, जब वो गाया जाएगा तो लोग खड़े होंगे, उसको फिल्मों में या सीरियल में उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, एक पॉलिसी बनाए। तीसरा हमने कहा है कि सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य करिए। वो कोई सा स्कूल हो, अंग्रेजी मीडियम हो, सरकारी मीडियम हो, जो कोई सा स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, जहाँ पे भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे वंदे मातरम अनिवार्य किया जाए। हमने ये कहा है कि आज़ादी का पूरा आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय पे ही हुआ था। जनगण मन की आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। जितनी भी कांग्रेस की बैठक होती थी आज़ादी के समय, आज़ादी 1947 से पहले, उन सब में वंदे मातरम गाया जाता था, कंपलसरी था। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से मैगजीन निकलती थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से बाकायदा गज़ल लिखी थी। आज़ादी पे लोग फांसी पर चढ़ने जाते थे, वंदे मातरम भारत माता की जगह लोग फांसी चढ़ते थे। जो पहला राष्ट्रीय झंडा डिज़ाइन किया गया था उसमें बीच में सर्किल नहीं था, बल्कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बावजूद वंदे मातरम की आज की डेट में कोई स्थिति नहीं है, न वो नेशनल सॉन्ग है, न वो नेशनल एंथम है, न उसको कोई लीगल सैंक्शन है। इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए, सभी स्कूलों में कंपलसरी किया जाए और वंदे मातरम का प्रोटोकॉल बनाया जाए कि कैसे गाया जाएगा, उसको कैसे सम्मान मिलेगा। तो ये फिलहाल पूरा मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। वंदे मातरम में किस प्रकार के म्यूजिक का यूज किया जाएगा और कितनी देर तक इसको गाया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाए। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर जवाब क्या होगा। लेकिन वंदे मातरम को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सोनभद्र के मुतासरीन से मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी को रोके जाने के मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बात करते, सर आप लोगों ने गांधी मूर्ति के सामने में प्रदर्शन किया, क्या कुछ कारण रहा सर? देखिए, बात यह है कि जब हमारी जनरल सेक्रेटरी अपनी काम करने के लिए गई है, जब गरीबों के ऊपर मार चल रहा है, गोली चल रहा है, उनकी हत्या हो रहा है, तो उसको रुक के उसको हिरासत करने की क्या, कौन से कानून के अंदर ये आ सकता है? ये लॉ एंड ऑर्डर तो प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन ये राज्य सरकार बिल्कुल लॉलेस हो गए हैं, तो इसके लिए हमें तो नेचुरली प्रतिषेध करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर प्रियंका गांधी राजनीति करने के लिए गई थी, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गई थी। देखिए, अगर आपके परिवार में कुछ हुआ और मैं आपके पास आया तो हम कह सकते हैं कि मैं दया से आया हूँ, सॉलिडारिटी से आया हूँ, और कह भी सकते हैं कि देखो माध्यम के प्रवर्तन के कार्यकर्ता को ज़रा सा पटाने के लिए आए हैं। तो आपके मन में जिस किस्म की सोच है, आप जो भी चाहिए बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में
इस किस्म का सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। जब एक राजनीतिक दल, वैसे हमारी जिम्मेदारी है कि जब कुछ लोगों को कुछ हो रहा है वो जाके देखना, उनसे बात करना, उनको आश्वास करना, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई अजीब सी चीज़ तो थोड़ी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मनमोहन सिंह के साथ नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी हुकूमत के दूसरे दौर के 50 रोज मुकम्मल होने पर हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई हैं। जावड़ेकर ने कहा कि 50 रोज में तमाम तबकों के लिए काम किया गया है। ये दूसरा कार्यकाल है जिसके 50 दिन पूरे हुए हैं और 50 दिन में इतना कुछ सभी वर्गों के लिए किया है कि लोगों को एक आश्वासन मिलता है कि मोदी जी ने जो सत्ता संभालते ही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और तेजी से विकास, तो ये जो दृष्टि है 50 दिन में उसी का दर्शन सबको मिला है। किसान, जवान, नौजवान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी, नया शोध, भारत को आगे ले जाना, भारत के पड़ोसियों से संबंध, निवेश, एक संसाधनों का विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से लड़ाई और सामाजिक न्याय, ये मुझे लगता है 50 दिन की सबसे मुख्य बातें हैं। मुल्क भर में जेर जमीन पानी की कमी एक बड़ा मसला है। रेलवे इस जेर जमीन पानी को बचाने की कोशिश में है। शुमाली रेलवे की एक ऐसी ही कोशिश दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में कारगर साबित हुई है, जिसकी वजह से रोजाना लाखों लीटर पानी की बचत हो रही है। ये शुमाली रेलवे का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग वॉशिंग प्लांट है। इस प्लांट की सलाहियत रोजाना 6 लाख लीटर पानी देने की है। शुमाली रेलवे के चीफ इंजीनियर दीश रतन ने बताया है कि इस प्लांट में इस्तेमाल किए गए पानी को ही ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें पानी की भी बचत होती है और ऑटोमेटेड होने से कम मुलाजमीन से पूरा काम हो जाता है। डिप्टी चीफ इंजीनियर ने बताया कि उसमें 10% से भी कम पानी की बर्बादी होती है। यहां तक कि बेकार सामान से भी खाद बनाया जाता है। इस प्लांट में पानी की रिसाइकलिंग पर फी लीटर लागत तकरीबन 3 पैसे आती है। उन्होंने बताया कि शुमाली रेलवे का ये पहला ऑटोमेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसे 27 जून 2019 को शुरू किया गया था। जिस तरीके से भूजल लगातार कम होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल संरक्षण की बात करते रहे हैं, इसी को देखते हुए दिल्ली के उत्तर रेलवे ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की है, जो कि शकूर बस्ती पर वॉशिंग ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की धुलाई हो रही है, लेकिन इन गाड़ियों की धुलाई से जो पानी बर्बाद हो रहा है वो पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसको वापस यूज किया जा सकेगा, उसको ट्रीटमेंट करके वापस धुलने के काम में लाया जा सकेगा। किस तरीके से ये वॉशिंग ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है, हम चीफ इंजीनियर से ही बात करेंगे, वो भी हमारे साथ है। मैं जानना चाहूंगी कि इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। ये ऑटोमेटिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फुल्ली ऑटोमेटिक, जो हमने 6 लाख लीटर कैपेसिटी का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमीशन किया है, उसकी खासियत ये है कि इसके अंदर वेस्टेज जो है सिर्फ 10% का है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये 6 लाख लीटर के अंदर जो अभी टोटल वॉशिंग लाइन की कैपेसिटी, जब यहाँ पे पूरी 8 रेक्स, यहाँ पे 8 रेक जो हैं डेली वॉशिंग हुआ करेंगी, तो जितना पानी हमारा कंज्यूम होगा अबाउट 6 लाख लीटर वाटर के लिए, वो उसके अंदर से 90% वापस हम ट्रीटमेंट करके और इसको धोने में प्रयोग करेंगे। इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। एक सिंगल ऑपरेटर से पूरा प्लांट चलता है और उस प्लांट एक ही टोटल ऑटोमेटेड है, जो बटन से ऑपरेटेड है फुल्ली, और जैसे जैसे पानी का लोड आएगा अपने आप पंप चालू हो जाएगा और पानी अगर आना बंद हो गया पंप बंद हो जाएगा। मलिक जी, आप ये बताइए कि ये जो वॉशिंग ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक पहला प्लांट है, तो ये किस तरीके से काम करता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है? ये हमारा ऑटोमेटिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट है। 6 लाख लीटर का, जैसे सर ने बताया, अभी ये डिजाइंड है, फुल कैपेसिटी में हो जाएगा। तो इसका जो भी यहाँ से डिस्चार्ज होगा हमारा जो वेस्ट वाटर का, वो हमने एक सम्प वेल बनाया हुआ है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर सम्प वेल में ऑटोमेटिक हम लोगों ने 6 हॉर्स पावर के मोटर लगाए हुए हैं विद कटर्स।
उसमें सॉलिड होगा तो वो कटर उसको कट कर देंगे। तो वो जैसे स्टोर होगा पानी तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। अदरवाइज यही पानी हमारा सीवर में जाता, वेस्ट जाता। अब इसमें से जितना भी डिस्चार्ज निकलेगा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं हमारा यूज में आएगा और हमारा प्लांट विदाउट सेल्फ डिपेंडेंट हमारा रेलवे का रहेगा और वर्क करेगा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से भूजल की कमी होती जा रही है, ऐसे में उत्तर रेलवे का पहला ऑटोमेटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पर लगाया गया है वो प्रतिदिन 6 लाख लीटर पानी को सेव करेगा, जिससे दिल्ली में बढ़ती जल की जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी में मेरठ के एक किसान खानदान की बेटी और शामली के किसान खानदान की बहू के PCSJ में कामयाबी हासिल करने से मेरठ और शामली के 2 खानदानों में ही नहीं बल्कि दोनों गांवों में खुशी की लहर है। मेरठ के पलीहेड़ा गांव में की महनाज खान ने PCSJ में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने गांव और ससुराल का नाम रोशन किया है बल्कि समाज की दूसरी लड़कियों के लिए एक नजीर भी पेश की है। PCSJ में कामयाबी हासिल करने वाली मिन्हाज खान के वालिद ने महज 8वीं जमात तक तालीम हासिल की, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता किया। बाबू खान की बेटी महनाज ने न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि तालीम हासिल करने के मकसद को भी मंजिल तक पहुंचाया। खास बात यह है कि महनाज ने शादी के बाद ये कामयाबी हासिल की। यही गोल था कि जुडिशरी में जाना है और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड पेशेंस एंड परसिवरेंस आल्सो इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। मेरी एजुकेशन BLLB LLM अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपना सफलता का श्रेय फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गॉड अल्लाह को देना चाहूँगी, उसके बाद मेरी फैमिली, दोनों फैमिली, और स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर आज़ाद खान जो मुझे यहाँ से लेके गए थे घर से, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया था। महनाज के ससुर मेहरबान खान बहू की कामयाबी पर बेहद खुश है। मैंने पहले ही से पूछ लिया था क्या करना चाहती है, इसने कहा मुझे तैयारी करनी है PCSJ के लिए है जी, और मुझे कोचिंग करना है इसके लिए। हमने इसे तैयारी के लिए पूछा कहाँ जाना, अलीगढ़। हमने इसको अलीगढ़ भेज दिया और बस हमने तो खाली से कोऑपरेट किया, बाकी तो इसी ने किया, सब इसका मुकद्दर था। महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ हट के सोचना चाहिए और कुछ अच्छा सोचो। ये सोचो कि हम इस समाज में आए क्यों हैं, कि क्या पर्पस था हमारा, क्रिएशन क्यों है। शादी के बाद जहां लड़कियां घरेलू जिम्मेदारियों और समाजी दायरों में महदूद होकर रह जाती हैं, वहीं महनाज जैसी बेटियां अब अपने हौसले, जज्बे और मेहनत से दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा को किया गया दहली तलब, सफाई पर दिया था मुतनाज़ा बयान, कहा था साफ सफाई नहीं है मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्कूल के अहाते में मिली नाबालिग तालिबा की लाश के पास से मिला सुसाइड नोट। वालिद ने बेटी की मौत के लिए स्कूल इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई के बाद हो सकती है अच्छी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई के बाद मानसून पहुंचेगा सही तरीके से रियासत में। रियासत के किसान अच्छी बारिश के लिए कर रहे हैं दुआ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तकलीफ होगी। हालांकि अब साध्वी को दहली तलब कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुल्क में सफाई के लिए बेदारी पैदा करने की गर्ज से वजीर आजम खुद हाथों में झाड़ू थाम लेते हैं। सेलिब्रिटी कुछ इस तरह पार्लियामेंट की सफाई में जुट जाते हैं। लोगों को साफ सफाई की अहमियत समझाने वाले वजीर आजम मोदी की ही पार्टी की एक मेंबर पार्लियामेंट को साफ सफाई से परहेज है। इनकी नजरों में साफ सफाई कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर मेंबर पार्लियामेंट गौर करे। आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने,
ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। अपने बयानों से वजीर-आज़म को पहले से ही मगमूम कर चुकी साध्वी प्रज्ञा की ये सोच वजीर-आज़म को और भी परेशान कर सकती है। नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रियासत के वजीर खजाना तरुण भनोत ने कहा है कि बीजेपी के लीडरों में खिदमत का जज्बा खत्म हो चुका है। मोदी जी क्या कहते हैं ना हमें उसकी चिंता है, साध्वी प्रज्ञा कहती है ना हम उसकी चिंता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये तो सिर्फ भावनाओं को भड़काकर राज करने के लिए, सत्ता पाने के लिए ललायत रहते हैं। सेवा का भाव इनमें है ही नहीं। भोपाल से बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने सीहोर में बीजेपी कारकुनान से बातचीत के दौरान ये बातें कही। ये पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान से पार्टी की फजीहत कराई हो। आम इंतखाबात के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को मुहिब्बे वतन बताया था। बयान के बाद हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने भी इस बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देख। मुतनाज़े बयानों से साध्वी प्रज्ञा का पुराना रिश्ता है। फिलहाल मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारियों और साफ सफाई पर साध्वी प्रज्ञा की बातें इनकी सोच पर सवाल खड़े करती है। कोई पूछे इनसे कि अवाम ने क्यों बनाया है नुमाइंदा, आप नहीं तो आखिर कौन लेगा अवाम के मुश्किलात को दूर करने की जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी के स्वच्छता प्रोग्राम को भी चैलेंज कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो आला ज़ात की हैं और जो बैतुल खुला वगैरह की सफाई करते हैं वो उनके मुकाबले नहीं हो सकते। ऐसी ज़हनियत से न्यू इंडिया कैसे बनेगा। उन्होंने गोडसे की तारीफ की है और हेमंत करकरे की मुखालफत कर चुकी है। प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, ये तो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये बता रही हैं कि वो बड़े अपर कास्ट की हैं और जो लोग वो टॉयलेट साफ़ करते हैं वो उनके पोजीशन के बराबर नहीं है। तो ये न्यू इंडिया कहाँ बनेगा। अरे इनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जिसने गोडसे को तारीफ़ की, जिसने करकरे को बदुआ दी, तो ये लोग इसी तरह बात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये क्लास और कास्ट सिस्टम रहे और जो दलित तबके के लोग हैं वो इसी तरह का काम करें। तो वही तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं और उसको डिफाइन भी कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी के उस प्रोग्राम को एक्सपोज भी कर रही हैं। वजीर तालीम प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान उनकी सोच और फिक्र को उजागर करता है। वहीं वजीर प्रियावर्त सिंह ने कहा है कि बीजेपी की ये तारीख रही है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो सांसद जी की जो अपनी सोच है वो सोच को दर्शाता है। इस पे तो आप आंकलन करो कि उनकी क्या सोच है और उन्होंने किस तरीके से। हमारी पार्टी की तो हमेशा सेवा करने की नीति रही है, चाहे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी रहो और आज हमारे वर्तमान लीडर राहुल गांधी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, चाहे हम सब लोग हों। कांग्रेस हमेशा सेवा की भावना से काम किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो कभी प्रज्ञा जी को माफ़ नहीं करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था, मालूम नहीं उनने माफ़ किया कि नहीं किया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। पहले तो कहा था कि मैं प्रज्ञा जी को कभी व्यक्तिगत रूप से माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब संसद में उनकी सहयोगी हैं, उनको समर्थन दे रही हैं और प्रज्ञा जी जैसे सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं। उनने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी के लड़के के ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे नहीं मालूम कितनी कार्रवाई हुई, आपको मालूम है कार्रवाई हुई क्या? तो मोदी जी बात बोल के और छोड़ देते हैं, उस दिन हेडलाइन बन जाती है। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा 1947 में शुरू किया गया था। पहले साल इज्तिमा में मकामी लोगों के अलावा बाहर के 13 लोगों ने शिरकत की थी।
70 की दहाई तक इज्तिमा में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से जमातें शिरकत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भोपाल इज्तिमा ने आलमी हैसियत इख्तियार कर ली। इज्तिमा का इनकाद 2001 तक भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में होता रहा, मगर जब ताजुल मसाजिद ने अपनी तंगदामनी की शिकायत की तो आलमी इज्तिमा को ताजुल मसाजिद से ईंट खेड़ी में मुंतकिल किया गया। इस साल होने वाले 72वें आलमी तबलीगी इज्तिमा में क्या खास रहेगा, उसके मुतालिक आलमी इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान अतीकुल इस्लाम कुछ इस तरह बताते हैं। ये 72वां इज्तिमा है और 22, 23, 24, 25 नवंबर को इज्तिमा हुआ। आज आरिफ मिनिस्टर साहब ने आज मीटिंग ली है, सारे लोग आए डिपार्टमेंट के, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और लोग बहुत खुश होकर गए हैं और इसमें इंशाल्लाह इससे अच्छा काम होगा, पिछले सालों से अच्छा काम होगा और पिछले साल से आदमी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, काफ़ी लोग आएंगे इसमें। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा 4 रोज़ा होगा। हालांकि गुज़िश्ता साल भी इज्तिमा के 4 रोज़ा इनकाद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन असेंबली इंतखाबात और ज़ाब्ते इखलाक के निफाज होने की वजह से आखिरी वक्त में आलमी इज्तिमा की मुद्दत में 1 रोज़ कम करते हुए सहरोज़ा कर दिया गया था। इमसाल भी आलमी इज्तिमा को 4 रोज़ा करने का ऐलान किया गया है और गुज़िश्ता साल से बेहतर अंदाज में तैयारी करने को लेकर मध्य प्रदेश अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने तमाम महकमों के अफसरान की मीटिंग बुलाई ताकि वक्त पर आलमी इज्तिमा की तैयारियों को मुकम्मल किया जा सके और आलमी इज्तिमा के लिए ख़ुसूसी ट्रेन भी चलाई जा सके। बस ये है कि जो इंतजाम पहले हुए थे उससे अच्छे इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोगों की इज्तिमा कमेटी के अतीक भाई ने तारीफ़ की है, मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा भी तारीफ़ का मौका देंगे और जो नई नई व्यवस्थाएं मांगी हैं उनसे ट्रेन चलाने की, साफ सफाई की दूसरी व्यवस्थाएं वो सब पूरी करेंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि इज्तिमा में ज़रूर आना। भोपाल के 72वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 22 नवंबर से होगा और 25 नवंबर इज्तिमाई दुआ के साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम होगा। गुज़िश्ता साल आलमी इज्तिमा के लिए 64 एकड़ में उलमाए दीन के बयान के लिए टेंट लगाया गया था। इस साल इज्तिमा कमेटी ने 100 एकड़ जमीन पर टेंट लगाने का फैसला किया है ताकि मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले फर्जंदानी तौहीद पुरसुकून माहौल में उलमाए दीन के बयान को सुन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा